includes two chapters, amines and biomolecules. तो let's see कितने क्वेश्चंस हम कर पाते हैं. Guanine is held by 3 hydrogen bonds with the base. बताओ गुआनिन किसके साथ कनेक्ट होता है? It is connected with cytosine. बाकी हमारे पास बेस पेयर्स कैसे होते हैं? ATGC at गवर्नमेंट कॉलेज. ठीक है, AT by double hydrogen bonds and GC by triple. Hoffman bromamide degradation reaction is shown by. कौन दिखाता है? अच्छा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अगर हम जर्नल बात करें, दिस इज एमाइड. किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं इसको? ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनता है? 2 ब्रोमीन 2 पोटेशियम, 2 KBr बाहर और वेरी गुड K2CO3 वाटर. बाकी क्या बचा? R डिग्रेड होता है, ये चला जाता है यहां से और R डायरेक्टली NH2 के साथ जुड़ जाता है. ठीक है, दिस इज डिग्रेडेशन. ब्रोमामाइड एमाइड के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन और वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स. ठीक है, तो R की जगह पे अगर मैं ले लेती हूं एराइल ग्रुप, तो ये बन गया बेंजामाइड. सेम रिएक्शन, ब्रोमीन प्लस KOH, तो ब्रोमामाइड से बन जाएगा एनिलीन प्लस 2 KBr पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर. ठीक है, अब जो उन्होंने 4 ऑप्शंस दी है, पहली ऑप्शन क्या है? एनिलीन. ये रिएक्शन क्लियर होगी सबको? अच्छा, अब पहली ऑप्शन के अंदर वो दे रहा है एनिलीन, मतलब CH, यहां हमारे पास बेंजीन ग्रुप के साथ लग गया NH2. दूसरे में एराइल, एराइल के साथ लगा है CH2 ग्रुप. कौन होता है ये? कौन होता है ये? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग के साथ CH2 ग्रुप लग गया. दिस इज बेंजाइल. और एक और H उड़ जाए तब क्या रह जाता है? बेंजल. एक हाइड्रोजन लगी हो, दिस इज बेंजल. और अगर ये भी चला जाए तो अकेली कार्बन है तो बेंजो. दिस इज बेंजल. अब मैं इसका एग्जांपल आपको दे दूं. बेंजीन रिंग CHO, क्या बोलते हो इसको? बेंजेल्डिहाइड. ओके, अगर मैं दूसरे वाले को देखूं COOH, क्या बन गया? बेंजोइक एसिड. बेंजो प्लस ओइक एसिड. अब आप कहेंगे इसमें तो H है, तो H किस तरीके से है? C डबल बॉन्ड OOH. कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन इन कांटेक्ट नहीं है. अगर 2 हाइड्रोजन होती हैं तो बेंजाइल. अब यहां पे हमारे पास जो उसने एग्जांपल्स दी हैं, ये एग्जांपल्स क्या है? CH2 और इसके साथ क्या लगा है? NH2. दिस इज बेंजाइल एमीन. ओके, नेक्स्ट इज एराइल. एराइल के साथ लगा है CH2 और इसके आगे उसने लगा दिया NO2. और लास्ट वाले में एराइल ग्रुप, एराइल के साथ लगा है CO और उसके साथ लगा है NH2. यही वाला हुआ. और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किसकी रिएक्शन है? एसिड एमाइड. एसिड एमाइड से प्राइमरी एमीन तैयार होती है. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट, एसर्शन. एसिटाइलेशन ऑफ एमीन गिव्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सही या गलत? सही. एसिटाइलेशन मतलब हम एमिनो ग्रुप की प्रोटेक्शन करते हैं. आपने फुल फ्लेज क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप. अगर एसिटाइलेशन नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता था? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. तो उसको आप
एसिटाइलेशन कर देते हैं, चाहे एसिटिक हाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ, तो दैट बिकम्स प्रोटेक्टेड। एमीन प्लस मैं यहां पे ले रही हूं एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां से एक H, ये माइनस हो गया CH3COOH, ये आगे NH डबल बॉन्ड OCH3। अब ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये इधर शिफ्ट, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, हमारे पास बन जाता है NH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3। अब नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ना ही हमें ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आएगा। क्यों? इसका लोन पेयर कहां इन्वॉल्व हो गया? एसिटिक ग्रुप के साथ एसिटाइलेशन कर दी हमने, इस ग्रुप को, एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया। अब जब हम इसके अंदर एसिटाइलेशन के बाद इसके अंदर मान लीजिए ब्रोमीन डालते हैं, द प्रोडक्ट विल बी NH डबल बॉन्ड OCH3, या तो ऑर्थो वाला बनेगा या कौन सा बनेगा? पैरा, मींस इट विल बी अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं और NH2 वापिस आ जाता है। क्लियर? ये क्वेश्चन फुल फ्लेज भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। तो 3 क्वेश्चंस हो गए। राइट अ नोट ऑन म्यूटा रोटेशन। क्या होती है म्यूटा रोटेशन? लिखा होगा आपने आज के टेस्ट में। चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आया, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। और ये स्पेसिफिक रोटेशन किसकी होगी? ऑप्टिकली एक्टिव की या इनएक्टिव की? एक्टिव की। ऑप्टिकली एक्टिव है वही स्पेसिफिक रोटेशन दिखाएगा। चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। जो कंपाउंड्स आपने पढ़े, कौन दिखाता है म्यूटा रोटेशन? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जिस वक्त साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आप लोगों ने देखा है, उसका एल्डिहाइड या कीटोन का डबल बॉन्ड O हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होकर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। बनाया है ना सबने, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, एक जिसमें यहां पे OH ऊपर होगा और दूसरा जिस जगह पे OH नीचे होगा। बताओ, बाकी जगहों के ऊपर भी दिस इज C1, ये C5 और एक CH2OH C6 यहां पे रहता है। मैं सिर्फ C1 की पोजीशन बता रही हूं। अब इसमें से किसको आप अल्फा बोलेंगे और किसको आप बीटा बोलेंगे? बताओ। जो ऊपर है वो कौन होगा? अल्फा, और जो नीचे है वो क्या होगा? बीटा। ठीक, सिर्फ इस OH की पोजीशन से फर्क पड़ता है। जब यही चीज ओपन होती है, OH अगर लेफ्ट साइड पे रहता है दैट इज अल्फा, और OH अगर कार्बन के राइट साइड में लिखा जाता है दैट विल बी बीटा। ठीक है, अब ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स हैं। ग्लूकोज जिस वक्त साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाता है, इट मे बी अल्फा ग्लूकोज, इट मे बी बीटा ग्लूकोज, 2 तरह का होगा। अब दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन, प्योर अल्फा की स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होती है बताइए? दिस इज +112, और बीटा की कितनी होती है? +19 डिग्रीज, यही होती है। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही आपने इसको पानी में ऐड किया
अल्फा ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? ओपन चेन के अंदर। बीटा ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ओपन चेन के अंदर। यू मे स्टार्ट 100% विद अल्फा, यू मे स्टार्ट 100% विद बीटा। जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, आपको पता है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा रहता है 36% और बीटा रहता है 64%। और इस इक्विलिब्रियम के ऊपर आके स्पेसिफिक रोटेशन कितनी रह जाती है? 52.4 डिग्रीज। इधर से क्या हुआ? इधर से क्या हुई? डिक्रीज। और इधर से क्या हुई? इंक्रीज। अल्फा की डिक्रीज होती जाएगी 52.4 पे आके फिक्स हो जाएगी, और बीटा की इंक्रीज होती जाएगी 19 से और 52.4 पे आके फिक्स हो जाएगी। अब आप चाहे अल्फा से स्टार्ट करो, आप चाहे बीटा से स्टार्ट करो, दोनों ही 36-64 की रेशो में आके स्टेबल हो जाएंगे। अब इससे क्या बनेगा? दिस विल बी चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। इधर से डिक्रीज, उधर से इंक्रीज, दोनों एक जगह आके फिक्स हो गए, तो स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आ गया। दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड? वी हैव टू स्टार्ट विथ नाइट्रोबेंजीन, और लास्ट में मेरे को क्या चाहिए? बेंजोइक एसिड। अच्छा, बेंजोइक एसिड मैं किससे बना सकती हूं? अगर कहीं यहां पे साइनाइड लग जाए, है ना? ओके, तो यहां पीछे मैंने क्या लगा दिया? साइनाइड। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये बन जाएगा। अब ये साइनाइड कहां से इंट्रोड्यूस होगा? ये किसको रिप्लेस कर सकता है? अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर CuCN इन पेरिडीन कॉपर साइनाइड डाल दूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है, अगर ये आपके पास बन जाता है, आप क्लोरो सब्स्टिट्यूट कर लो, आप नाइट्रो सब्स्टिट्यूट कर लो, आप साइनो सब्स्टिट्यूट कर लो। जब साइनो ग्रुप लग गया तो इससे आप एमीन बना सकते हैं विद 1 कार्बन एक्स्ट्रा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और एमाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ये किससे बनेगा? अगर यहां पे किसी तरीके से क्या आ जाए? एनिलीन। एनिलीन में हम ऐड करेंगे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl इन आइस कोल्ड कंडीशंस, तो एनिलीन से क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये एनिलीन कहां से बनेगी? क्या करूं मैं नाइट्रोबेंजीन की? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। तो आप यहां पे रिडक्शन का कोई भी तरीका ले सकते हैं, जैसे आप लोग आयरन विद HCl, SN विद HCl, जो भी आपको एक्टिव हाइड्रोजन देगा, आप यहां पे इसकी रिडक्शन करवाइए एंड नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाएगी? एनिलीन। बात समझ में आई? अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे ना, मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है, अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे, इससे मैं ये बनाऊं, इससे मैं ये बनाऊं, तो क्या बनेगा? दैट विल बी डिफिकल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस आना शुरू करो, रफ में बना के देख लो पहले। COOH मैं कहां से बना सकता हूं या बना सकती हूं? साइनाइड से। साइनाइड कहां से इंट्रोड्यूस होगा? या तो मैं क्लोरो को रिप्लेस करूं, या फिर बेस्ट मेथड मेरे पास ये है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाए। वो किससे बनेगा? एनिलीन से। एनिलीन किससे बनेगी? सिंपल, नाइट्रो से क्या बना लो? एनिलीन। आपने भी ऐसे बनाया? ऐसे बनाया? दैट्स ग्रेट। व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन? ये रही डाइएजोटाइजेशन। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ आइस कोल्ड कंडीशंस के अंदर जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये बना देती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये रहा नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये चार्ज प्रॉपर बैलेंस्ड, इसके 4 बॉन्ड, यहां रहा पॉजिटिव चार्ज, और इसको बैलेंस करने के लिए नाउ अकेला क्या है? ये बेंजीन डाइजोनियम आयन,
दिस इज डाइजोनियम आयन। कौन से वाला? एराइल, एराइल डाइजोनियम आयन। एक क्वेश्चन था, एराइल वाला जो है वो एल्काइल से ज्यादा स्टेबल है या कम? दोनों को बताओ जरा। दिस इज एराइल डायजोनियम आयन और ये है एल्काइल डाइजोनियम आयन। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? एराइल। क्यों? इसमें क्या होगी? रेजोनेंस। एल्काइल में रेजोनेंस नहीं। ठीक है, इसीलिए इस कंपाउंड को बना के हम बहुत सारी रिएक्शंस को कर लेते हैं, बिकॉज इट इज क्वाइट स्टेबल एंड इंपॉर्टेंट टू। डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग यूज करेंगे, चाहे क्लोरो से सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे किसी और कंपाउंड से। कितनी सारी चीजें हैं जो वन स्टेप में तैयार हो जाती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेप्लिकेशन। क्या होती है अभी? रेप्लिकेशन, रेप्लिका। रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट कॉपी, है ना, जेरेक्स कॉपी। डीएनए की एक यूनिक प्रॉपर्टी है टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। जब एक से दो सेल बनते हैं, सेम डीएनए उसमें चला जाता है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और वो डीएनए सेम। एंड लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल सेल। एग, स्पर्म, फर्टिलाइजेशन, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड नंबर बन गया। ठीक है, और उसके बाद एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। आफ्टर 32 सेल्ड स्टेज डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाती है। कौन सीलोम बनाएगा, कौन बॉडी का बाहर वाला पार्ट बनाएगा, स्किन बनेगी, बोन्स बनेगी, बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ आएगी, बिकॉज वी आर मैमल्स। मैमल्स का कैरेक्टर है पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स होंगे। ठीक है, तो हर सेल के अंदर डीएनए, डीएनए टेस्ट करना हो, शायद हमारे बाल का छोटा सा सैंपल हो, स्किन का हो, ब्लड का हो, ठीक है, जिसके अंदर भी बॉडी का सेल मिल सकता है। बार बॉडी टेस्ट करने के लिए इवन हमारी चीक्स के अंदर वो जो आइसक्रीम खाने वाला स्क्रैपर नहीं होता है, उससे स्क्रैप करते हैं, हल्की सी स्किन निकल आती है और वहां से भी डीएनए की सैंपलिंग हो जाती है। तो ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने ही जैसी दो आगे कॉपीज बना सकता है। पेरेंट से जो अगली दो कॉपीज बनती है, दे आर कॉल्ड डॉटर कॉपीज। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड पहले ऐसे कॉइल्ड होते हैं ना, ये खुलता है कॉइल। मैं जस्ट इसको आपको बताने के लिए कर रही हूं। तो मान लीजिए यहां पे लगा है ए टी जी सी जी। ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। अब ए के ऑपोजिट साइड में कौन लगेगा? टी। चलो मैं यहां लगाती हूं टी। ए के सामने, टी के सामने, जी के सामने, सी, सी के सामने, जी के सामने, सी। ओके, अब ये दोनों डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनके बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, जी और सी के बीच में। ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब जब ये दोनों अलग अलग हुए, ये था पेरेंट पार्ट। ठीक है, पेरेंट हमारे पास था पार्ट। अब इससे आगे दो डॉटर कॉपीज बनेंगी। ये वाला इधर बना लेती हूं मैं, इसके ऊपर क्या लगा है? ए टी जी सी जी। और दूसरी साइड क्या लगा है? बोलो जरा। टी ए सी जी सी। ओके, अब जो नई वाली कॉपी बनेगी, ये दोनों अलग अलग हो गए, वो ये आया स्ट्रैंड सामने, नीचे से ऊपर जाएगी। जी के सामने सी, सी के सामने जी के सामने, टी के सामने ए के सामने, ए के सामने टी। सेम इधर सी के सामने, जी के सामने, सी के सामने, ए के सामने, टी के सामने, टी के सामने ए। अब आप जरा चेक करो ऊपर और नीचे,
जो ऊपर लेफ्ट में था वो इधर भी लेफ्ट में, जो ऊपर राइट में था नीचे वाले में भी राइट में। सेम जो यहां पे है वो चीज यहां, सेम जो यहां पे है वो चीज यहां। मैंने ब्लू कलर दिया है न्यू स्ट्रैंड के लिए, व्हाइट वाला ओल्ड स्ट्रैंड। तो है ना इसी की दोनों जेरॉक्स कॉपीज। दिस इज रेप्लीकेशन, यूनिक प्रॉपर्टी है। एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इसके पास रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी ना होती तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर डीएनए सेम ना होता। ठीक है, डीएनए कैसे सेम होना था, ये रेप्लिकेट करता है तभी तो हमारी बॉडी पार्ट के किसी भी पोर्शन से सैंपल लिया जाए डीएनए टेस्टिंग के लिए सेम आएगा। ठीक, इट वॉज रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन जैसे शॉर्ट नोट उसने दिया रेप्लिकेशन के लिए, सेम ऐसे ही पेपर में और क्या क्या पूछते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बताओ। हाँ, जिस वक्त डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम सबसे पहले मैसेज भेजता है प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, कि अब हमें प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, तो मैसेंजर जाता है, अपनी ही एक फ्रेगमेंट तोड़ के वो बाहर भेज देता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज ट्रांसलेशन? अब जो मैसेंजर आरएनए ने क्या मैसेज दिया है, उस मैसेज को ट्रांसलेट कैसे किया गया, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, देयर इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस with the help of transfer RNA, messenger RNA and ribosomes. This is called translation. क्लियर हो गया? ये दो चीजें आती हैं। दूसरा था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होती है? व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? नेचर, जो प्रोटीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है कि उसने क्या काम करना है, प्रोटीन का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। प्रोटीन ये करती हैं, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर एंजाइम्स, जो भी उनके फंक्शंस हैं। डीनेचर, जब डी लग गया, डी मतलब उसकी जो नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है अब क्या हो गई? डीनेचर्ड। अब वो खराब हो गई, जो काम उसको करना चाहिए था अब वो नहीं कर पाएगी, डीनेचुरेशन हो गई। तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोटीन दे आर स्टेबलाइज्ड एट द एक्सट्रीम स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। जब फर्स्ट स्टेप होता है अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, दैट इज प्राइमरी। नेक्स्ट अल्फा हेलिकल, सेल्फ कॉइलिंग, उसके बाद बीटा शीट प्लीटेड, टर्शरी, उसके बाद क्वाटर्नरी, कॉइल के ऊपर भी कॉइल, और वो फिर बिल्कुल डॉर्मेंसी वाली कंडीशन होती है। नाउ दे आर द मैक्सिमम स्टेबलाइज, जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ सकती उनमें। लेकिन जैसे ही डीनेचुरेशन होगी, अब अपनी मर्जी से थोड़ी ना हो जाएगी, बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज इंप्लीमेंट होगी। दैट चेंज मे बी इन पीएच, दैट चेंज मे बी इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और बॉडी के अंदर किसी डेफिशिएंसी की वजह से भी चेंज आ सकती है। ठीक है, किसी केमिकल की वजह से भी चेंज आ सकती है। तो प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी में। जब प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन होती है तो हायर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर से वो प्राइमरी में आ जाती है, दैट इज उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है डीनेचुरेशन का। तो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जब प्रोटीन खो देती है, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। प्रोटीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी में रहता है, दे आर एंजाइम्स। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रॉपर काम करते हैं कब? व्हेन टेम्परेचर इज हाउ मच? 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल। जब हम बीमार हो जाते हैं
मुंह में स्वाद नहीं रहता। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? पिज्जा बर्गर खाओ। बीमार होने पे क्या खाने को बोलते हैं? हल्का खाना है, खिचड़ी खानी है, दलिया खाना है, यही बोलते हैं। ठीक है, रीजन, जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, नॉर्मल 37 डिग्री के ऊपर एंजाइम्स है मैक्सिमम एक्टिविटी। एंजाइम्स आर मैक्सिमम एक्टिव, अपनी फुल परफॉर्मेंस देंगे 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जैसे ही टेम्परेचर हाई गया, एंजाइम्स की एक्टिविटी चेंज। क्यों? प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड विद चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच। उसके बाद हल्का खाना है, सो दैट क्योंकि बॉडी में एंजाइम्स काम नहीं कर रहे हैं, तो हल्का खाएंगे तो दैट विल बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, एक और डेफिनेशंस आती हैं जो नोट की फॉर्म में। व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स, और दूसरा रहता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? मेरे को जरा डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताओ। डीएनए में क्या क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डीएनए बोलो, कौन कौन? ओके, शुगर कौन सी वाली रहती है? पेंटोज, है ना। राइबोज शुगर, राइबोज होगी आरएनए के अंदर, और डीऑक्सीराइबोज दैट विल बी इन डीएनए। ओके, दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स कौन कौन से हैं? एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन्स में कौन कौन आएगा? थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। कॉम्बिनेशन से याद रखना है, A combines with T, G combines with C and A combines with U। ठीक है, अब जब बात आएगी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर, पेंटोज शुगर प्लस वन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। इनमें से कोई भी नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि एडेनिन भी कंबाइन कर सकता है, गुआनिन भी कर सकता है, थायमिन भी कर सकता है, साइटोसिन भी कर सकता है, यूरासिल भी कर सकता है। डीएनए में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके एक स्ट्रैंड में प्यूरीन्स ही होंगे, दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन। ठीक, ये क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड्स को आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए कोई चाहिए कनेक्टर, तो तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, तो जब स्ट्रक्चर आप बनाते हो डीएनए का, ये रहा शुगर, शुगर की तरफ इधर आएगा हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, और ये रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। अब ये तीनों कंबाइन करके दिस इज न्यूक्लियोटाइड। फिर आगे शुगर, शुगर के साथ बेस, फिर आगे फॉस्फेट। सेम ऐसे ही आप ऊपर को ले जाइए, यहां पे शुगर, यहां पे शुगर और यहां पे नाइट्रोजनस बेस। जब ये दोनों चीजें हैं, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। जब वो कनेक्टर जुड़ गया बीच में फॉस्फेट, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। और एक से ज्यादा, एक ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड, ये रहा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये रहा तीसरा न्यूक्लियोटाइड। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते गए तो क्या बन गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक, ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है आप लोगों ने। और जो इसमें से इंपॉर्टेंट राइट अ नोट ऑन में आ सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज? दो अमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन करने वाले बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कौन सी लिंकेज रहती है? एमाइड लिंकेज। क्यों? अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक होती हैं, उनमें बेसिक ग्रुप भी रहता है और एसिडिक भी, अमीनो ग्रुप भी है और
कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो एक का कार्बोक्सिलिक दूसरे के अमाइनो के साथ जब कंबाइन करेगा दैट विल फॉर्म एमाइड लिंकेज। ओके, अब मुझे तो ये याद नहीं रहा कि अमाइनो एसिड्स के अंदर स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, एल्काइल ग्रुप कौन सा लगेगा, तो उसके लिए ज्यादा वो नहीं करना है। डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल के बिना बात नहीं करनी है, एग्जाम्पल जरूर देना है। एग्जाम्पल के लिए ये रहा कार्बन, कार्बन के एक तरफ लगेगा NH2 ग्रुप, एक तरफ लगेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ लगेगा H और एक तरफ क्या लगेगा R। ये वाला रहेगा ही रहेगा, डिफरेंस किस में आएगा R में। R की जगह पे CH3 होगा तो एक अमाइनो एसिड C2H5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। किसी में हो सकता है R की जगह पे COOH भी हो जाए, दो कार्बोक्सिलिक हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा अमाइनो ग्रुप। क्योंकि हमारे पास अमाइनो एसिड्स कितने तरह की हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। उनकी क्लासिफिकेशन बहुत तरह से होती है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एसेंशियल। वो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं। 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल, टोटल कितने 20। देयर आर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स। ये एक अमाइनो एसिड सेम NH2 और इधर मैंने बनाया कार्बोक्सिलिक H, इधर बना दिया NH2 और अब मैं यहां पे क्या लिखूंगी R'। ठीक, दो मैंने अलग अलग अमाइनो एसिड ले ली, मैंने वैल्यू पुट नहीं करी, मर्जी है मेरी, जस्ट मैंने शो करना है। यहां से H और यहां से OH रिमूव हो गया। अब क्या बना, यहां पे इधर लगा हुआ है COOH, फिर क्या है CH, इधर क्या लगा है R, यहां क्या बचा NH, इधर क्या बचा C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर NH2 और इधर R'। अब ये जो लिंकेज है दिस इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड कौन से वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, एमाइड होता है, सल्फोनामाइड होता है या कोई और होता है। सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं। आपको नोट्स में भी मैंने ऐसे ही सिखाया हुआ है, तो शॉर्टकट आपको समझाने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, एक अमाइनो एसिड और ये रहा दूसरा अमाइनो एसिड, इनके बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अरे ऐसे थोड़ी ना बता दोगे आप डंडा लगा के, ऐसे बताना पड़ेगा। एक पेप्टाइड बॉन्ड जो अमाइनो एसिड्स में बनता है, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, दो मोनोसैकेराइड्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट सेक्शन C, केस स्टडी। एमीन्स आर एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ओके, इन एमीन्स nitrogen contains lone pair of electrons just as in ammonia, therefore they are also basic in nature. Basic nature of primary, secondary and tertiary amines depends upon inductive effect as well as stability of solvation of ions in water. आपको amines के बारे में काफी सारी जानकारी मिल गई। अब उसने पूछा, हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। ओके, ये रहा अमोनिया। अमोनिया में से एक H हटाया, कौन सी अमीन बन गई, प्राइमरी। अमोनिया में से 2 H हटा दिए, कौन सी बन गई, सेकेंडरी। और अमोनिया में से मैंने तीनों ही हटा दिए, कौन सी बन गई, टर्शियरी। तो दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन, दिस इज टर्शियरी अमीन। तो ये तीनों ही दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ओके, अब उसने R की जगह पे चेंज कर दिया अरेंज करने के लिए कि इंडक्टिव इफेक्ट को भी आप लोगों को कंसीडर करना है और सॉल्वेशन को भी करना है। R की जगह पे CH3 लगा दिया। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखूं, एल्काइल ग्रुप इज हैविंग प्लस साई इफेक्ट, यहां पे एक एल्काइल ग्रुप, यहां पे 2 एल्काइल ग्रुप और यहां पे 3। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप देगा प्लस आई इफेक्ट, मींस इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, इन टर्न
बेसिक नेचर क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जिसके पास एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लस साइन इफेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, टर्शरी, उसके बाद प्राइमरी। ओके, एक और इफेक्ट आता है स्टीरिक इफेक्ट। ओके, जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी, भीड़ होगी नाइट्रोजन के अराउंड, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में उतनी ही ज्यादा दिक्कत आएगी। H पॉजिटिव आता है, मान लो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, उसको जगह ही नहीं मिलेगी, मैं जाऊं किस साइड से। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहां से उसके ऊपर आके अटैक करेगा। तो अगर हम लोग स्टीरिक फैक्टर को कंसीडर करें तो कौन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, दैट शुड बी प्राइमरी। तो स्टीरिक इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर विल बी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब बात आई सॉल्वेशन की। सॉल्वेशन के बाद ऐसा क्या होगा, कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाएगा, लेट्स सी। ये रहा मेरे पास प्राइमरी RNH2, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, ये बन गया RNH3 पॉजिटिव। ओके, अब ये जो RNH3 है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा भाई, बोलो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, 3। ओके, ये प्राइमरी था। सेकेंडरी R2NH, ये बन गया R2NH2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के साथ 4 ही एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होंगे, तो ये रहा R2N के साथ लगे हैं 2 H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखते हैं तीसरे वाला R3N, ये बन गया R3NH, R3NH। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी, मींस मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब आप मेरे को इसमें से बताओ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर रहा है, प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसकी है फिर, प्राइमरी की। इट इज हाईली सॉल्वेटेड एंड हाईली स्टेबलाइज्ड। ठीक, तो इस हिसाब से क्या ऑर्डर आया हमारे पास, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब जरा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों को कंपेयर करो। 2 बार प्राइमरी आगे है, ठीक, 1 बार टर्शरी आगे है, लेकिन सेकेंडरी हर बार कहां पे है, मिड में। ठीक, तो फिर सबसे ज्यादा कौन होगा, सेकेंडरी। उसके बाद कौन आएगा, प्राइमरी। सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी। जिस वक्त एमीन्स की बेसिक नेचर आप गैशियस स्टेट में लिखेंगे, इथाइल एमीन की गैशियस स्टेट, तो उसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, दैट विल बी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब उसने स्पेशल मेंशन किया सॉल्वेशन, ये फैक्टर आएगा। सॉल्वेशन फैक्टर को साथ कंसीडर करेंगे। आप लोगों ने लिखा था दिस ऑर्डर इज वेरी मच एनॉमलस, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, और ये इन तीनों चीजों को कंसीडर करने के बाद ही आप बता सकते हो। क्लियर। अब जो आपके पास उसने दिया है CH3NH2, फिर था CH3 ट्वाइस NH, फिर था CH3 थ्राइस N। बोलो भाई सबसे पहले कौन आएगा, ये कौन है, प्राइमरी, ये कौन है, ये कौन है। तो आपका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, CH3 ट्वाइस NH ग्रेटर देन CH3NH2 ग्रेटर देन CH3 थ्राइस
N, सबने यही लिखा हुआ था, यही था ना? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन? बोलो कौन सी रिएक्शन करे कि तीनों को डिफरेंशिएट कर ले? बोलिए कौन सी वाली? हिंसबर्ग्स रिएजेंट. दिस इज सल्फोनाइल क्लोराइड. यही है, ठीक है. ये क्लोरीन जो है इट विल बी रिमूव्ड विद हाइड्रोजन. इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, मींस ये तो टेस्ट देगा नहीं, ठीक है, यहां से टेस्ट नहीं आएगा. ओके, अब इस रिएजेंट को सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक उसमें कर दूंगी, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज हिंसबर्ग्स रिएजेंट. इसमें मैंने प्राइमरी अमीन RNH2 दूसरा NHR2 एंड NR3. आप लोगों को अलग अलग करना है बस आपको समझाने के लिए. प्राइमरी के साथ ये HCl बाहर, प्रोडक्ट क्या बनेगा? N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनाइल क्लोराइड. दूसरे केस में एक H एक Cl, डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनाइल बेंजाइल सल्फोनाइल. यहां पे नो रिएक्शन, रिमूवेबल हाइड्रोजन है ही नहीं. अब दोनों में मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो एक जैसे ही लग रहे हैं. ये जो सॉल्ट बना सॉल्युबल इन एल्कली, इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, इट फॉर्म्स सॉल्युबल सॉल्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट. प्राइमरी बनाती है सॉल्युबल सॉल्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट और ये बनाता है इनसॉल्युबल. ये सॉल्युबल क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन, जो प्रेजेंट किसके साथ है? सल्फोनाइल ग्रुप के साथ. इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस हाइड्रोजन को एसिडिक बना देता है. दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप. इसके पास तो है ही नहीं, इसलिए ये एल्कली के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा. ये एल्कली में डिसॉल्व क्यों होगा? बिकॉज इट इज हैविंग रिमूवेबल हाइड्रोजन. बस इतना सा है. ऐसे भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे आपको याद रह जाता है. अलग अलग लिखे हुए हैं दैट इज ऑल्सो गुड. नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, प्राइमरी वाले में नाइट्रोजन निकलेगी, दूसरे में नाइट्रोसोअमीन बनेगी, तीसरे वाले में नाइट्रोसोअमीन बनेगी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाकर. ठीक है, तो जो आपको इजी लगता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन, यहां तो केस स्टडी में आया है, अलग भी तो आ सकता है. और लास्ट था व्हाई डू एमीन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस से प्यार कौन करेगा? जिसके अपने ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. तो न्यूक्लियोफाइल. अब जो एमीन्स हैं व्हाई दे आर न्यूक्लियोफाइल्स? क्योंकि आप प्राइमरी लो, सेकेंडरी लो, टर्शरी लो, सभी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर. लोन पेयर है. ठीक है, देयरफॉर दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स. दे आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन्स के लिए काफी सारे ऑक्सीडेशन से भी आप उनको डिफरेंशिएट करते हो. तो पूरी ऑर्गेनिक के अंदर आप डिफरेंशिएट किस किस को करते हो? तीनों एल्कोहल्स को, दो एल्कोहल्स को. वो हो जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ, जिनमें मिथाइल ग्रुप के साथ CHOH ग्रुप लगा होगा. दो कीटोन्स को डिफरेंस आप लेते हो, कीटोन और एल्डिहाइड का डिफरेंस लेते हो, एल्कोहल एंड फिनोल का डिफरेंस लेते हो. ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं इनको टिप्स पे रखना. दोनों के लिए दो दो एग्जांपल्स आपको याद करनी है. जैसे फिनोल के लिए FeCl3 टेस्ट, फिनोल वॉयलेट या कोई और कलर का सोल्यूशन बनाते हैं, जबकि एल्कोहल्स नहीं बनाते हैं. ठीक है, फिनोल्स कपलिंग रिएक्शन दिखाते हैं, एल्कोहल्स
नहीं दिखाते हैं, लेकिन रिएक्शन का नाम नहीं लिखना, रिएक्शन लिख के भी दिखानी है साथ में, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स में से और इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन के केमिकल नेम। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। B1 थायामीन, B2 दैट इज रिबोफ्लेविन। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, टेबल बना हुआ है आपके पास, पायरिडॉक्सिन। B6 इज पायरिडॉक्सिन। और B12 साइनोकोबालामिन, ठीक है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, एर्गोकैल्सिफेरॉल, ई से एर्गोकैल्सिफेरॉल। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे कईयों के गम्स ब्लीड करते हैं ना, बड़ी टेस्टी सी च्यूबल टैबलेट आती है, मीठी मीठी सी होती है, टॉफी की तरह, उसको आप लोग अगर खा लेते हो, ठीक, तो जो आपके ब्लीडिंग गम्स है वो ठीक हो जाते हैं। विटामिन ई दिस इज टोकोफेरॉल। विटामिन के फाइलोक्यूनोन। विटामिन एच बायोटिन। इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी याद रखनी है, ठीक है। विटामिन में से यही चीजें आती हैं ज्यादातर। ओके, कौन सा विटामिन है जो ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है, विटामिन के, ठीक है। किसकी डेफिशिएंसी होगी कि आपका ब्लड जो है वो कोगुलेट ही नहीं होगा, मतलब जख्म आने में दिक्कत होगी, दैट इज विटामिन के। सो इट वाज ऑल अबाउट यूनिट 9